दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वह भले ही बिहार से है, लेकिन इसका महत्व बाकी के राज्यों में भी वैसा ही है। राजनीतिक पावर का कोई कितना दुरुपयोग कर सकता है और कानून किस तरह से राजनेताओं की रखेल बन जाती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है आज की यह कहानी। आज के पुष्पम प्रिया चौधरी की तरह पहले भी एक एनआरआई बिहार में पॉलिटिकल पारी खेलने आया था और आज के ही मनीष कश्यप की तरह ही एक और बार एक आम आदमी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ था। बिहार भले ही अपने गौरवान्वित इतिहास पर कितना भी गर्व कर ले, लेकिन इसका वर्तमान बहुत ही ज्यादा भयावह है और इसी भयावह वर्तमान की गवाही देती है शिल्पी गौतम मर्डर केस। क्या है इस केस की पूरी कहानी और किस तरह से बिहार की एक 23 साल की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसे बिहार के सत्ताधारी लोगों ने बड़ी ही बेशर्मी से आत्महत्या का रूप देकर कानून को अपना रखेल बना लिया। अगर आप इस कहानी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक पल के लिए आप भी अपने आप को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। बिहार की राजधानी पटना में एक कपड़ा व्यवसायी रहते थे जिनका नाम था उज्जवल कुमार जैन। उज्जवल कुमार जैन की एक बेटी थी शिल्पी जैन। शिल्पी की पढ़ाई लिखाई अच्छी थी और वह पटना के नामी और सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएट थी। साथ में उसकी एक और उपलब्धि यह थी कि वह साल 1999 में मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी थी। जैन परिवार इतने ऊंचे सोच के थे कि उनकी बेटी शिल्पी साल 1999 में ही कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर ली थी और वह आगे जाकर कुछ बड़ा नाम कमाना चाहती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती होती है गौतम सिंह से। गौतम सिंह बिहार के एक एनआरआई बीएन सिंह के बेटे थे। क्योंकि गौतम सिंह बिहार के पॉलिटिक्स में अपना किस्मत आजमाना चाहते थे, इसीलिए वह विदेश से बिहार आए और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव हैं। लालू यादव के साले साधु यादव से उसकी दोस्ती हो गई और वह उसी को माध्यम बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्री लेना चाह रहे थे। अब आती है तारीख 2 जुलाई 1999 की। इस दिन रोज की तरह शिल्पी जैन रिक्शे से कंप्यूटर क्लास जा रही थी। तभी रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला जिसने कहा, अरे शिल्पी, तुम रिक्शे से कहाँ जा रही हो? आओ मैं तुमको छोड़ देता हूँ। गौतम के उस दोस्त को शिल्पी जानती थी, इसीलिए वह रिक्शे से उतरकर कार में बैठ गई। इंस्टीट्यूट की तरफ जाने के बजाय गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ने पर शिल्पी ने कहा, ये रास्ता तो इंस्टीट्यूट की ओर जाता ही नहीं है, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? दोस्त ने कहा, वाल्मीकि गेस्ट हाउस चल रहे हैं, वहां पर गौतम सिंह भी है। इस बात पर शिल्पी मान गई। गौतम के दोस्त गाड़ी को पटना के बाहरी छोर पर स्थित वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेकर पहुंचता है। इधर गौतम को एक और दोस्त के द्वारा ही खबर मिलती है कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेकर जाया जा रहा है, तो वह भागकर वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस में सिवाय अय्याशी के कुछ भी नहीं होता है। जब गौतम गेस्ट हाउस पहुंचा तो देखा शिल्पी के कपड़े उतरे हुए थे और वह रो रही थी। वहां पर जो भी लोग मौजूद थे वह उसके साथ जबरदस्ती किए जा रहा था। जब गौतम ने शिल्पी को बचाने की कोशिश की तो वहां लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद वे लोग गौतम को रस्सी से बांध दिया और हाथ पैर और जूतों से बुरी तरह से पीटा। इस घटना के करीब 8 घंटे बीत चुके थे। काफी देर तक जब शिल्पी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उज्जवल जैन परेशान हो गए। वो खुद भी एक पहुंच रखने वाले थे, इसलिए वह तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच गए। वह पुलिस के पास पहुंचे तभी एक खबर आई। 3 जुलाई की रात 8:30 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर पहुंच गई। पुलिस गराज में गई तो देखा गौतम की सफेद जैन कार में उसकी और शिल्पी की लाश पड़ी है। गौतम सिंह सिर्फ पैंट पहने हुआ था और शिल्पी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक टी शर्ट थी जो कि गौतम की थी। मतलब शिल्पी के कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं थे।
पुलिस इस पूरे मामले की जांच ही कर रही थी कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और एमएलसी साधु यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। किसी भी तरह के घटना में पुलिस का काम होता है वहां पर मौजूद सभी सबूतों को सहेजना और उसे इकट्ठा करना, लेकिन जहां पर कानून का राज ही नहीं चलता हो वहां पर पुलिस क्या कर सकती है? वो तो वही करेगा जो ऊपर से हुक्म आएगा। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था और इधर पुलिस ने दोनों मौत को आत्महत्या बता दिया। पुलिस किस जल्दबाजी में थी यह आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस गाड़ी में लाश मिली वह सही कंडीशन में थी, इसलिए उसे टो करके थाने ले जाने के बजाय गाड़ी को चलाकर थाने ले जाया गया, जिससे उस गाड़ी के अंदर सारे फिंगरप्रिंट्स बदल गए। ये कोई अनजाने में किया गया काम नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम था। रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया गया और पटना की पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने रात में ही गौतम सिंह के परिजनों को बिना बताए ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। वही गौतम सिंह जो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पार्टी से जुड़ा हुआ था और उसके भाई साधु यादव का खास था। उस वक्त पटना के तत्कालीन सिटी एसपी भाटिया पर आरोप लगा कि वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सत्ता के विपक्षी दल ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए। इसके बाद जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सितंबर 1999 से केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। शिल्पी जैन के डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट की जब जांच की गई तो पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ एक से अधिक लोगों ने रेप किया है। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की तो उसमें एक से अधिक आदमी के सीमेन मिले। दोषी तक पहुंचने के लिए यह एक बड़ा क्लू था। सीबीआई के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और एमएलसी साधु यादव से उनका खून मांगा। साधु यादव ने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसके बाद अफसरों के ऊपर इस केस को लेकर इतना ज्यादा दबाव बढ़ा कि उन लोगों ने डीएनए जांच की कोशिशों को ही बंद कर दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये ऑफिसर्स बिहार सरकार के नहीं बल्कि सीबीआई के थे और उनका भी बस उस वक्त के बिहार में नहीं चल रहा था। यहाँ पर आप राजनैतिक रसूख को अच्छे से समझ सकते हैं। सीबीआई ने सितंबर 1999 से 2004 तक इस केस की जांच की। इसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की थी। इस फैसले पर जमकर हंगामा हुआ लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। वह इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रशांत जैन ने इसके लिए आगे की कार्रवाई करने की कोशिश ही की, वैसे ही साल 2006 में प्रशांत का उसके ही घर के बाहर से किडनैप हो गया। पुलिस ने एफआईआर भी लिखी और फिर 2 दिन बाद प्रशांत घर वापस आ गया, लेकिन इसके बाद उसने किसी भी जांच के लिए कोई मांग नहीं की। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि साल 2006 तक बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिस नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन के सरकार का तगमा मिला था वो भी इस केस को दफनाने के उतने ही जिम्मेदार बने जितनी राबड़ी देवी बनी थी। शिल्पी जैन और गौतम सिंह का मर्डर बिहार के माथे पर लगा वो काला धब्बा है जिसे सदियों तक नहीं मिटाया जा सकता है। भले ही यह केस अब बंद हो चुका है, लेकिन कुछ खुले हुए सवाल हैं जो हर इंसान अपने आप से ही पूछ रहा है। जैसे कि सवाल नंबर 1, जब शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश मिली थी तब वे दोनों नग्न अवस्था में थे। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई आत्महत्या करेगा ही तो नग्न अवस्था में क्यों करेगा, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि शिल्पी जैन के साथ गैंग रेप हुआ था। सवाल नंबर 2,
जहां से लाश बरामद हुई वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और एमएलसी साधु यादव का गराज था, जो अंदर से बंद था और उसकी चाबी भी मिसिंग थी। तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया कि बॉडी गराज के अंदर है? इसका मतलब यह हुआ कि उस आदमी को मालूम था जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो अब सवाल यह है कि आखिर उस शख्स को यह बात पता कैसे चली? सवाल नंबर 3, साधु यादव को किसने बताया कि उसके गराज से लाश मिली है, जो वह पुलिस के पहुंचते ही वहां पर पहुंच गया? सवाल नंबर 4, घटनास्थल से उस गाड़ी को किसके कहने पर चलाकर थाने ले जाया गया जिसमें लाश मिली थी? चलाकर ले जाने की वजह से सारे फिंगरप्रिंट्स खराब हो गए और पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। पुलिस आखिर किसके इशारे पर काम कर रही थी? सवाल नंबर 5, पुलिस ने गौतम सिंह के परिवार को बिना इन्फॉर्म किए ही उसका अंतिम संस्कार क्यों किया? आखिर किसके ऑर्डर को पुलिस लगातार फॉलो कर रही थी? सवाल नंबर 6, इस घटना के सबसे बड़े आरोपी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और एमएलसी साधु यादव ने डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड क्यों नहीं दिया? और जब उसने मना किया तो सीबीआई ने कोर्ट में जाकर कोई नया ऑर्डर क्यों नहीं लिया? क्या साधु यादव कोर्ट और कानून से भी ऊपर बन चुके थे? और अब आखिर में सवाल नंबर 7, जब नीतीश कुमार के राज में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन ने इस केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश की, तब उसे किसने किडनैप किया और फिर 2 ही दिनों के बाद उसे कैसे छोड़ दिया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस केस को ओपन एंड शट केस बनाता है, लेकिन राबड़ी देवी से लेकर नीतीश कुमार तक ने इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिन दहाड़े 2 युवक युवती को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इसका अपराधी कोई नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि कानून यहाँ पर राजनेताओं का रखेल बनकर रह जाती है, तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यही होता है कि आप चाहे कितना भी सही हो और कानून को फॉलो करने वाले हों, लेकिन बिहार में जब सत्ता पक्ष आपको बर्बाद करने पर आ जाए तो आपको बिहार में तो न्याय नहीं ही मिलने वाला है और सीबीआई भी आपका कुछ भी हेल्प नहीं करने वाली है। अगर कोई गीतकार यह गीत लिखता है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, तो यह कुछ गलत नहीं बल्कि सही लिख रहे होते हैं। उस समय में शिल्पी जैन और गौतम सिंह का केस था, तो आज के समय में आप मनीष कश्यप के केस को देख सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर आने वाली वेब सीरीज महारानी के सीजन 2 में इस घटना का जिक्र किया गया था और उसमें यह दिखाया गया था कि राबड़ी देवी का किरदार शिल्पी जैन को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि राबड़ी देवी खुद एक ऐसे सरकार को चला रही थी जिसके ना तो आगे कुछ था और ना ही पीछे। इतनी बड़ी और घिनौनी घटना के बावजूद बिहार के पॉलिटिक्स में साधु यादव का कद कमजोर नहीं हुआ और वह इस घटना के बाद साल 2000 में गोपालगंज से विधायक बने और फिर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में गोपालगंज से ही एमपी भी बने। क्योंकि यहाँ की जनता को गुड गवर्नेंस और विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज भी यहाँ पर जातिवाद हावी है, भले ही बिहार और बिहारियों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ क्यों ना हो जाए। तो यही थी बिहार के प्रसिद्ध शिल्पी गौतम मर्डर केस की पूरी कहानी। इस वीडियो में पूछे गए 7 सवालों के जवाब अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।